लास्ट लेक्चर में हमने IPv4 एड्रेसेस क्या होते हैं और सबनेटिंग कैसे करते हैं, व्हाट आर क्लासफुल एड्रेस, व्हाट इज क्लासलेस एड्रेसिंग, ये सब एड्रेसेस स्टडी किए थे. नाउ टुडे विल स्टार्ट विद सम प्रोटोकॉल्स व्हिच आर एट द नेटवर्क लेयर. वी हैव ऑलरेडी डन दिस ARP जो है ये नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, मगर हम इसे यूज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस डेटा लिंक लेयर के साथ. हमें अगर एड्रेस की जरूरत है तो खैर फिजिकल एड्रेस फाइंड करने के लिए. नाउ टुडे विल लर्न दिस प्रोटोकॉल. वन इज IP प्रोटोकॉल, ठीक है, और एक है ICMP प्रोटोकॉल स्टडी करेंगे. ये दो प्रोटोकॉल स्टडी करेंगे, और एक है मोबाइल IP. सो दिस प्रोटोकॉल्स दे आर लाइंग एट द नेटवर्क लेयर. सो व्हाट ये प्रोटोकॉल होता क्या है, क्यों इसे यूज करते हैं. ओके, सो विल स्टडी विद दिस IP प्रोटोकॉल एंड ICMP एंड मोबाइल IP. सो IP प्रोटोकॉल जो है, फिलहाल हम जो है आज जो स्टडी करेंगे IPv4 स्टडी करेंगे, ठीक है. देयर इज आल्सो IPv6, but today we'll study about IPv4. So IPv4 क्या है? It is a unreliable datagram protocol, a best effort delivery service. ठीक है, तो IPv4 जो है ना, ये अनरिलायबल प्रोटोकॉल है. अनरिलायबल का मतलब ये है कि अगर मान लो हमारे पास एक होस्ट यहाँ पर है और दूसरा होस्ट यहाँ पर है, इसने कोई IP पैकेट सेंड किया, IP पैकेट इसको सेंड किया, ठीक है ना. मतलब ये सपोज दिस इज A एंड दिस इज B. दिस होस्ट इट इज सेंडिंग वन IPv4 पैकेट. एक पैकेट जो है IPv4 पैकेट, इसने A ने B को सेंड किया, ठीक है. तो A को पता नहीं चलेगा कि ये पैकेट B को मिला या नहीं मिला, ये सिर्फ भेज देगा. वो A भेज दिया, मगर A को पता नहीं चला कि B को मिला है या नहीं मिला, उसको पता नहीं. इसको बोलेंगे अनरिलायबल प्रोटोकॉल. रिलायबल किसको बोलेंगे? जैसे अगर A अगर B को भेजता तो B से कंफर्मेशन आता मुझे मिल गया पैकेट, तो इसको बोलते रिलायबल सर्विस. ये अनरिलायबल सर्विस है. तो जो भी अनरिलायबल सर्विस वाले प्रोटोकॉल होते हैं, उसमें पैकेट जो भेजा गया वो मिला कि नहीं मिला, इसका कुछ पता नहीं होगा. जैसे इसका एग्जाम्पल कैसा है, जैसे एक सिंपल हम ऑर्डिनरी पोस्ट ऑर्डिनरी पोस्ट यूज करते हैं. अभी तो हम लोग खैर ईमेल यूज करते हैं और मैसेजेस यूज करते हैं. तो पहले लोग है ना, पोस्ट ऑफिस में हम लोग अभी अगर हमें किसी को कोई मैसेज सेंड करना है तो लेटर सेंड किया जाता था. तो दो तरह के लेटर होते हैं, एक ऑर्डिनरी पोस्ट होता है और एक होता है रजिस्टर्ड पोस्ट. ऑर्डिनरी पोस्ट में क्या होता है, हम जो लेटर है लिखने के बाद हम पोस्ट ऑफिस में हम उसको पुट कर ड्रॉप कर देते हैं, और वो पोस्ट ऑफिस से कुछ प्रोसेस के थ्रू बाद में जहां भेजना वहां चले जाएगा, मगर उसको मिला कि नहीं मिला हमको पता नहीं चलेगा. ठीक है, हम ये एज्यूम करेंगे भाई मिल गया होगा उसको, ठीक है, मगर हमको कंफर्मेशन नहीं हुआ कि मिला कि नहीं मिला. रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है, रजिस्टर्ड पोस्ट में वो जो लेटर मिलेगा ना, तो लेटर का कंफर्मेशन भी हमको मिलेगा भाई उसको लेटर मिल गया करके, ऐसा कंफर्मेशन होता है. तो ये जो है अनरिलायबल सर्विस के अंदर क्या है कि डेटा उसको मिला कि नहीं मिला हमको पता नहीं चलेगा. तो ये बेस्ट एफर्ट डिलीवरी, ये अच्छा एफर्ट करेगा भेजने का, मगर मिला नहीं मिला पता नहीं चलेगा. देन सेकेंड जो पॉइंट है IPv4 का, इट इज ए कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल. तो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में क्या होगा, जैसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, दो टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं, एक कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है. कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में तीन फेज होते हैं. एक तो पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, उसके बाद में डेटा ट्रांसफर होता है, उसके बाद में कनेक्शन को टर्मिनेट किया जाता है. ये तीन जो है तीन प्रोसेस या तीन फेज होंगे, तीन फेज कनेक्शन ओरिएंटेड में. कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में सिर्फ, ठीक है, तो कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश का मतलब ये नहीं कि कनेक्शन नहीं है, कनेक्टेड रहेंगे वो लोग, मगर लॉजिकली जो कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं किया जाएगा, वो सीधा डेटा उसे उसको भेजा जाएगा. तीसरा पॉइंट ये है कि IPv जो है, क्योंकि ये इसके अंदर हम जो भेजते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये एक सोर्स है, ये एक दूसरा डेस्टिनेशन है, तो यहाँ से ये पता नहीं ये राउटर से फिर ये राउटर पे पता नहीं कितने सारे राउटर के थ्रू जाके यहाँ पर पहुंचेगा पैकेट. तो ये पैकेट जो है काफी मतलब ट्रैफिक के होते हुए जा रहा है, तो ये पैकेट करप्ट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, आउट ऑफ ऑर्डर भी आ सकता है. आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब ये है कि सपोज ये जो है होस्ट ए, इसने 4 पैकेट सेंड किया, पैकेट नंबर 1 2 3 4, ये 4 पैकेट सेंड किया. अब चारों पैकेट अलग अलग पाथ से जाएंगे, अलग अलग रास्ते से जाएंगे, तो नेचुरल बात है कोई 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 लॉन्ग रूट से जाएगा, कोई शॉर्ट रूट से जाएगा. तो यहाँ पर डेस्टिनेशन में वो जो ऑर्डर में भेजा गया वो ऑर्डर में नहीं मिलेंगे, यहाँ पर जरूरी नहीं कि ऑर्डर में आए, ठीक है ना. तो ये सब हो सकता है कि पैकेट करप्ट हो सकता है, पैकेट लॉस भी हो सकता है. इसने पैकेट नंबर 1 2 3 4 भेजा, पैकेट 2 लॉस्ट हो गया ये भी हो सकता है. कोई पैकेट करप्ट हो गया, ये भी हो सकता है. और पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर आया और कंजेशन की वजह से ये सब हो सकता है IPv के अंदर. तो अब क्या करेंगे,
अगर हमको रिलायबल चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि भाई IPv4 रिलायबल हो, तो हम जो है उसको क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर और एक लेयर है ना, देखो मैं आपको अक्सर बताता हूँ, ये हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है, और यहाँ पे नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर पर आईपी है ना, आईपी जो है नेटवर्क लेयर पर है। तो हम क्या करेंगे, नेटवर्क लेयर के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में हम कोई ऐसा प्रोटोकॉल यूज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल टीसीपी, हम आगे स्टडी करेंगे टीसीपी। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर एक प्रोटोकॉल है जिसको बोलते हैं टीसीपी प्रोटोकॉल, तो हम आईपी को टीसीपी के साथ यूज कर सकते हैं। तो टीसीपी लेयर रिलायबल प्रोटोकॉल है, टीसीपी जो प्रोटोकॉल है ना वो रिलायबल सर्विस प्रोवाइड करता है। तो हम क्या करेंगे, आईपी को टीसीपी, इसलिए हम बोलते हैं टीसीपी आईपी, बोलते हैं टीसीपी आईपी, ठीक है ना। तो ये टीसीपी आईपी, आईपी को टीसीपी के साथ मिला देंगे तो क्या होगा, ये हमको रिलायबल सर्विस मिल जाएगी, मतलब उस लेवल पे नहीं मिलेगी मगर टीसीपी प्रोवाइड करेगा उसको, ठीक है ना, टीसीपी उसको प्रोवाइड करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई रिलायबिलिटी हो, हमारे सर्विस के अंदर रिलायबिलिटी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको एक प्रोटोकॉल के साथ हमें पेयर करना पड़ेगा जो कि खुद रिलायबल हो। तो टीसीपी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, और वो प्रोवाइड करता है रिलायबिलिटी, ठीक है। नाउ आईपी जो है ये पैकेट फॉर्मेट हम देखेंगे, तो सी दिस इज द पैकेट फॉर्मेट ऑफ अ IP4 डेटाग्राम, ठीक है। IP4 डेटाग्राम बोलो या पैकेट बोलो, ठीक है ना। तो IP4 डेटाग्राम बोलो या फिर पैकेट बोलो, तो ये जो है इसके अंदर दो चीजें होती है आईपी पैकेट के अंदर, एक तो इसका हेडर होता है और एक होता है इसका पेलोड, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ हेडर क्या होता है, पेलोड क्या होता है। अब जैसे मान लो हमारे पास ये एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो चीज दे, जो भी पैकेट जो भी मतलब डेटा देगा ना, ये डेटा सपोज ये डेटा है, ठीक है ना, ये डेटा मैं इसे कोई अलग कलर से बनाता हूँ, ये सपोज ये इसने ट्रांसपोर्ट लेयर ने जो है, ये जो भी इसके पास था वो उसने पास किया नेटवर्क लेयर को, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क लेयर है, ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क लेयर है। तो नेटवर्क लेयर क्या करेगा, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट जो उसको ट्रांसपोर्ट लेयर से मिला उसको बोलेंगे पेलोड। नेटवर्क लेयर क्या करेगा, एक आगे हेडर ऐड कर देगा, ठीक है। यानी क्या करेगा, ये जो पैकेट है ना, ये जो ऊपर से उसको मिला है, ये जो उसको डेटा मिला है ट्रांसपोर्ट लेयर से, उसके आगे जो है हेडर ऐड कर देगा, ये हेडर ऐड कर देगा, ठीक है, ये हेडर ऐड कर देगा, ठीक है। ये पार्ट जो पेलोड है ये कहां से आया, ये ऊपर से आया, ऊपर के लेयर से इसको इसको मिला है, और हेडर ये खुद ऐड करेगा नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो हम ये देखेंगे इसके अंदर कि आईपी पैकेट के अंदर दो चीजें होती है, ठीक है। एक तो उसका हेडर होता है जो खुद ऐड करता है, और जो पेलोड होता है, पेलोड ये उसको ऊपर से मिला है, यानी ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर से उसको जो मिला ये है, ये खुद हेडर ऐड करता है। अभी हेडर जो है ये 20 से लेके 60 बाइट्स तक हो सकता है, 21 22, मतलब कम से कम 20 बाइट का रहेगा, ज्यादा में ज्यादा 60 बाइट्स का रहेगा हेडर, ठीक है। 20 से छोटा नहीं रहेगा, 60 से बड़ा नहीं रहेगा, 21 बाइट्स का भी हो सकता है, 22 मतलब जो भी है। तो 20 से लेके 60 बाइट्स का कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। और टोटल जो लेंथ है ये पूरे पैकेट की, ये कम से कम, ये जो पूरा ना पूरा जो पैकेट है, ये पूरा पैकेट जो है ये आईपी पैकेट जिसको बोलते हैं, ये 20 से लेके 65,536 बाइट्स का हो सकता है, ठीक है। तो हेडर जो है कम से कम 20 बाइट का, ज्यादा में ज्यादा 60 बाइट्स का, और ये पूरा टोटल जो रहेगा वो 20 से लेके 65,535 बाइट्स का हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, ठीक है, कम से कम 20 रहेगा, खैर। तो अब हम देखेंगे मेन हेडर क्या होता है ना, क्योंकि एट दिस लेयर हेडर इज एडेड। तो देखो ये जो है ना, यहाँ पे हमको दिखता है डिस्क्रिप्शन बताया कि हेडर क्या होता है। तो हेडर हम देखेंगे यहाँ पर, हेडर के क्या क्या फील्ड होती है ना, यहाँ पे हमने लिखा तो हेडर है, मगर हेडर में होगा क्या, तो हेडर में कुछ फील्ड रहेगी, कुछ फील्ड। सबसे पहली फील्ड है वर्जन, ठीक है ना, ये बताएगा कि हमको आईपीवी कौन सा यूज कर रहे हैं, IPv4 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 लिखा रहेगा कि वर्जन 4 है। इसके बाद यहाँ पे क्या देगा, हेडर लेंथ, है ना, क्योंकि हेडर जो है हमारा ये 20 से लेके 60 बाइट्स का हो सकता है। तो ये जो फील्ड है ये बताएगी कितने बाइट का हेडर है, 20 बाइट का है, 21 का कितने बाइट का है ये बताएगा। सर्विस टाइप जो है ये हम इसको बोलेंगे डिफरेंशियल सर्विस, अलग अलग टाइप की सर्विस जो रहती है वो स्पेसिफाई करने के लिए ये रहेगा, ठीक है। तो खैर अभी इसे हम छोड़ देते हैं, खाली इतना समझ लो कि भाई ये सर्विस कौन सी, डिफरेंशियल सर्विस कौन सी यूज करेंगे वो बताएगा। यहाँ बताएगा टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ मतलब ये जो पूरा पैकेट है ना, पूरे पैकेट की टोटल लेंथ कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो ये हेडर लेंथ क्या बताएगा, ये हेडर कितने बाइट का है ये बताएगा, और टोटल लेंथ क्या बताएगा, ये टोटल टोटल पूरा पूरा कितना कितने बाइट्स का है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पर। तो ये वाला पार्ट हमारे पास है, ये वाला पार्ट, इस ये जो पार्ट है इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, आगे के स्लाइड में डिस्कस करूंगा।
ये फ्रेगमेंटेशन में काम आता है, फ्रेगमेंटेशन में, ठीक है। ये आगे की स्लाइड में इसको अलग से डिस्कस करेंगे, ये कहाँ पे काम, इसका क्या काम है। अच्छा, इसके बाद और एक फील्ड है जिसको बोलते हैं टाइम टू लिव। टाइम टू लिव जो है ना, ये फील्ड एक ऐड की जाती है। ये फील्ड क्यों ऐड की जाती है? अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास ये सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है और ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो इसके बीच में पता नहीं कितने सारे राउटर आएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो सपोज ये सिचुएशन हमारे पास है, ठीक है, कि ये राउटर सपोज R1, R2, R3। तो पैकेट जो है A1 जब भेजेगा तो यहाँ पर आएगा R1, ठीक है, फिर R2, फिर R2 से R3, फिर R3 से B पे जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे देयर आर 4 हॉपिंग्स। 4 हॉपिंग्स का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ पर आया 1 हॉप, यहाँ से यहाँ आया सेकेंड हॉप, ठीक है, सेकेंड से थर्ड पे आया थर्ड हॉप, थर्ड से यहाँ पर आया 4। तो 4 हॉपिंग में ये अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गया, ठीक है ना। 4 हॉपिंग में अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गया है, ठीक है ना। अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये डेस्टिनेशन जो है ना, ये मान लो मिल रहा नहीं है, तो ये पैकेट घूमता रहेगा, पूरी दुनिया में घूमता रहेगा, उसको डेस्टिनेशन को घूमता रहेगा, है ना। हम नहीं चाहते ऐसा होना, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, हर पैकेट के साथ एक टाइम टू लिव, टीटीएल जिसको बोलते हैं, टाइम टू लिव। अगर मान लो टाइम टू लिव अगर 10 सेट की हमने, 10, तो क्या होगा, वो 10 हॉपिंग में अगर पहुंच गया तो ठीक है, नहीं पहुंचा तो पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझे आप लोग क्लास। टाइम टू लिव जो है ना, टाइम टू लिव का सिग्निफिकेंस देखो, टाइम टू लिव का सिग्निफिकेंस समझो, इसका इंपॉर्टेंस समझो। अगर हमने टाइम टू लिव वैल्यू को अगर 10 अगर हमने सेट किया है, तो क्या होगा, जैसे सोर्स से स्टार्ट हुआ 1 हॉपिंग, 2 हॉपिंग, 3 हॉपिंग, तो ये क्या होगा, हर हॉपिंग में ये वैल्यू को देखा जाएगा कि कितना वैल्यू मिल रही है, इसको कम किया जाएगा, है ना। एक हॉपिंग हुई 9 कर दिया जाएगा, और एक हुई 8। ऐसे करते करते एक वक्त आएगा कि ये टीटीएल 0 हो जाएगा, जैसे ही 0 का पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाएगा। अगर ये वैल्यू सेट नहीं करेंगे ना हम लोग, तो क्या होगा, अगर कोई पैकेट अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा, वो कयामत तक घूमते रहेगा, वो मतलब उसको मिलेगा नहीं, मतलब वो घूमते रहेगा जब तक, मतलब चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो ऐसे पता नहीं, अगर हम ऐसे टाइम टू लिव अगर नहीं सेट करेंगे, तो मिलियंस और बिलियंस पैकेट जिनका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो घूमते रहेंगे, है ना। वो सब उसको बोलेंगे ऑर्फन्स, बोलेंगे ऑर्फन्स। ऑर्फन्स मतलब समझते ना, जो जिनका कोई नहीं होता, है ना। तो वो तो घूमते रहेंगे, पूरी दुनिया पैकेट घूमते रहेंगे, जबरदस्ती के ट्रैफिक जैम क्रिएट करेंगे, कोई उनको लेने वाला नहीं रहेगा, और ये पूरी पूरी दुनिया में जाके ट्रैफिक जैम करेंगे। तो टाइम टू लिव से क्या है, अगर वो इतने हॉपिंग में नहीं मिल रहा है इसको तो उसको पैकेट को ड्रॉप कर दो, ताकि अननेसेसरी ट्रैफिक जैम्स क्रिएट ना करे, अननेसेसरी रिसोर्सेज यूज ना करे, ठीक है। इसके अलावा देखो नेक्स्ट बिट है, ये नेक्स्ट जो फील्ड है प्रोटोकॉल की बिट है। प्रोटोकॉल क्या बताता है, अब जैसे यहाँ पर हमने ये नेटवर्क लेयर पर है, नेटवर्क लेयर के ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, या नेटवर्क के साथ कौन सा प्रोटोकॉल दूसरा कोई कौन सा साथ में इसके यूज करे, वो प्रोटोकॉल बिट बताएगा। हेडर चेकसम, अब देखो यहाँ पर है ना, हेडर चेकसम जैसे हमने स्टडी किए थे, चेकसम से हम एरर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, ये हेडर की फील्ड के अंदर जितने भी जो भी हमने डेटा पुट किया, जो भी चीजें हैं, उसका हम चेकसम कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो चेकसम हमको 967 ऐसा मैं लिख रहा हूँ नंबर, ये कुछ हमको चेकसम मिला है, ठीक है ना। तो ये चेकसम हमने चेकसम कैसे किया, ये जितनी फील्ड है ना, जितनी फील्ड है सबका कैलकुलेट करके चेकसम वैल्यू कैलकुलेट किया, और वो चेकसम को यहाँ रखा जाएगा, ठीक है। अब ये जब सेंड किया जाएगा, तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर खुद भी अपना चेकसम कैलकुलेट करेगा, ठीक है, और उससे कंपेयर करेगा। अगर रिसीवर को भी अगर यही चेकसम मिलता है, तो वो समझ जाएगा भाई डेटा करप्ट नहीं हुआ है। अगर दोनों का चेकसम, इसने जो चेकसम भेजा और इसने चेकसम कैलकुलेट करा, वो अलग मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई डेटा करप्ट हुआ है, तो डेटा को डिस्कार्ड कर देगा वो साइलेंटली, ठीक है। तो चेकसम से जो एरर कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा, जो कि हेडर के अंदर है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी है ना, ये तो पुट करना पड़ेगा। सोर्स मतलब किस कौन भेज रहा है ये, है ना। तो अगर सपोज कोई जो सोर्स है, वो अपना एड्रेस यहाँ भेजेगा, कि जैसे मान लो हमारे पास एक मशीन है यहाँ पर, एक मतलब एक सोर्स है, इसका एड्रेस है 10.0.0.5, और वो भेजना चाह रहा है किसी और को, उसका एड्रेस 30.0.0.6, ये एड्रेस है। तो जो भेजने वाले का एड्रेस यहाँ रहेगा, ठीक है, ये यहाँ रहेगा, और जिसको भेजना चाहता है, जो फाइनल डेस्टिनेशन है, उसका एड्रेस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो कौन भेज रहा है और किसको भेज रहा है, ये दोनों 32-32 बिट करेंगे। इसके अलावा कुछ ऑप्शंस भी रहेंगे, ठीक है ना, डिफाइन करने के लिए। खैर, नाउ मैं आपको बताया था फ्रेगमेंटेशन, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट मैं आपको बताऊंगा अभी। ये 3 फील्ड आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, मैं 3 फील्ड आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
अब देखो कभी कभी क्या होता है कि डेटा की साइज काफी बड़ी रहती है ना। अब डेटा की साइज काफी बड़ी रहेगी। अब जैसे हमने आपको बताया कि जो मैक्सिमम पैकेट की जो साइज रहेगी ना, पैकेट की साइज रहेगी वो 65,535 बाइट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो कभी अगर सपोज हमारे पास डेटा इतना बड़ा है कि इससे ज्यादा जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, उसके फ्रैगमेंट्स करने पड़ेंगे, उसके टुकड़े करने पड़ेंगे, उसको हमको मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इससे इससे ज्यादा डेटा वो नहीं लेगा, है ना। तो ऊपर से जो डेटा आ रहा है उसको फ्रैगमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फ्रैगमेंट करेंगे तो रिसीवर को कैसे पता चलेगा भाई ये फ्रैगमेंट्स हैं, है ना। कि भाई अभी जैसे मान लो हमारे पास एक पैकेट है, ठीक है ना, ये पैकेट है, ये पैकेट के अंदर पूरा जो भी हेडर से मालूम पड़ जाएगा, इसने भेजा, हेडर से पता चल गया भाई ये है, ये डेटा है। बट फ्रैगमेंट्स में क्या हो रहा है, फ्रैगमेंट्स में हमारा ओरिजिनल पैकेट ये था, अब ये पूरा एक साथ नहीं जा सकता, तो हमने इसको क्या किया, इसके 3 फ्रैगमेंट्स किए और उसको सेंड किया। तो रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि भाई ये 3 जो है वो 3 अलग अलग नहीं बल्कि 3 एक ही पैकेट का हिस्सा है ना। तो कैसे पता चलेगा, ये रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि ये 3 जो मुझे पैकेट मिल रहे, ये 3 पैकेट नहीं है बल्कि ये एक ही पैकेट है। तो रिसीवर को मालूम होना चाहिए कि भाई कैसे मतलब कैसे समझे हुए हो कि भाई ये एक ही पैकेट है, अलग अलग पैकेट नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें कुछ यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मान लो हमारे पास हमारे पास मान लो 3 बुक्स है, 3 बुक्स, ठीक है ना। तो 3 बुक के हमने समझो सब हमारे पास बुक एक साथ पूरी बाइंडिंग करके नहीं है बल्कि सबके पेजेस हमारे पास, सबके अलग अलग पेजेस है ना। तो हमने क्या किया, पेज है ना पूरे जंबल हो गए, वो 3 बुक के सब पेजेस जंबल हो गए, है ना। और हमने जाके रिसीवर को दे दिया, भाई ये 3 बुक है, जरा अपना पेपर देख लेना कौन सी बुक का, हमको पता नहीं कौन सी बुक का कौन सा है। तो कैसे पहचानेंगे कौन सी बुक का क्या है, कौन सा पेज है, क्या 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 करेंगे उसके लिए। हमारे पास 3 बुक थी, तीनों मान लो 100 पेज की थी, और वो सब पेजेस के फॉर्म में थी, पूरी बुक नहीं थी, सब पेज थे, सब 3 बुक के अलग अलग पेज थे, है ना। और सब जंबल हो गए 3 बुक, ठीक है ना। तो कैसे पहचानेंगे कौन सी बुक का कौन सा पेज है, कैसे पहचानेंगे, क्या करना पड़ेगा उसके लिए। सर पेज नंबर देना और वो हाँ वेरी गुड। एक तो पेज नंबर रहेगा और दूसरा पेज का टाइटल रहता है ना। देखो अब देखो कोई बुक रहती है ना, मान लो ये बुक है, तो यहाँ पे इसका पेज नंबर रहेगा और यहाँ पे वो बुक का टाइटल रहेगा। जैसे मान लो CS की बुक है तो CS ये नंबर 5, ठीक है ना। सब वो दूसरी बुक थी, वो फिजिक्स की थी, तो यहाँ पे लिखा रहेगा फिजिक्स, इसका पेज नंबर 5, ठीक है ना। और सपोज तीसरी जो बुक थी वो सपोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थी, तो ये AI लिखा हुआ है और ये नंबर 5 लिखा हुआ है। तो ये 5 नंबर ये जो लिखा हुआ ना, इससे वो कौन सी बुक का पेज, मतलब ये एक तो ये ना ये टाइटल से हम पहचानेंगे कौन सी बुक है, और पेज नंबर से हम उसको अरेंज कर लेंगे, पहला पेज कौन सा, दूसरा पेज, तो इस तरह से हम आसानी से कर देंगे। तो यहाँ पे 2 चीजें हमको चाहिए, एक तो बुक का टाइटल चाहिए हमको, और दूसरा कि उसका पेज नंबर। ये 2 चीजें रहेगी तो हम पूरी बुक को, दोनों बुक अगर अलग अलग भी हो जाए, मतलब पूरे पेज पूरे बिखरे हुए रहेंगे, तो भी सब साथ में हम समेट सकते हैं, उसको एक साथ कर सकते हैं। अभी इसी तरह से हमारे पास जो पैकेट्स हैं, है ना, IP पैकेट्स हैं, अगर फ्रैगमेंट्स हो गए, तो फ्रैगमेंट्स को कैसे हम असेंबल करेंगे, तो उसके लिए ये देखो 3 फील्ड यूज कर दे। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है, अगर मान लो हमारे पास ये एक पैकेट था, इसके 3 पैकेट हमने कर दिए, तो तीनों का आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम रहेगा, ठीक है ना। अगर मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, अगर ये 17 है तो इसका भी नंबर 17, इसका भी नंबर 17। तो ये जो 17 नंबर ये सबकी पहचान रहेगी, है ना। जैसे मैं आपको यहाँ पे कैसा बताया, ये केस में कि भाई AI लिखा है, तो ये AI ये बुक की पहचान है। CS क्या, ये बुक की पहचान है। ये फिजिक्स क्या, ये बुक की पहचान है। तो वैसे आइडेंटिफिकेशन जो रहेगा वो पर्टिकुलर पैकेट की पहचान रहेगी। अगर हमको 10 पैकेट मिले, सबका नंबर 17 है, तो मतलब सबके सब एक ही पैकेट के पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये फ्लैग बिट रहेगी, फ्लैग बिट। ये फ्लैग बिट जो है ना, ये फ्लैग बिट के अंदर देखो ये 3 बिट का फ्लैग है, 3 बिट का। लेफ्ट मोस्ट बिट का कुछ काम नहीं है। इसके अलावा डी बिट है, डी बिट अगर 1 रहेगी तो मतलब इसको फ्रैगमेंट मत करो, ये बता रहा है, ये ऊपर का लेयर बता रहा है, अगर ये डी बिट, अगर देखो ये डी है ना, डी, ये 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अगर ये 1 है, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला जो लेयर ये बोलना चाह रहा है कि इसको फ्रैगमेंट मत करो। और अगर 0 है तो ये बोलना चाह रहा है अगर आपको करना है तो कर सकते हो फ्रैगमेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये M वाली जो फील्ड है, M, ये जो M है, ठीक है ना, ये M 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अगर M है, अगर मान लो ये फील्ड किसी पैकेट की M की फील्ड अगर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि और भी फ्रैगमेंट्स है, ये लास्ट फ्रैगमेंट नहीं है, और भी फ्रैगमेंट, यानी ये M अगर 1 रहेगा, इसका मतलब ये है कि ये पैकेट का फॉर्मेट हुआ है और ये लास्ट पैकेट नहीं, और भी पैकेट आ सकते हैं इसके अलावा। और अगर ये खुद 0 रहेगा, अगर ये 0 रहेगा, मतलब क्या है कि ये लास्ट फ्रैगमेंट है, या तो यही एक फ्रैगमेंट है और कोई फ्रैगमेंटेशन दूसरा कोई फ्रैगमेंट बचा नहीं है, ठीक है ना।
तो ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से सुनो। अगर ये फील्ड M1 रहेगी, ये M1 रहेगी, मतलब ये है कि फ्रेगमेंटेशन हुआ है और ये फ्रेगमेंट लास्ट फ्रेगमेंट नहीं है, ठीक है, ओके। और अगर ये जीरो रहेगी, ये जीरो, तो ये है कि भाई ये जो है लास्ट फ्रेगमेंट है। अगर फ्रेगमेंटेशन हुआ है तो लास्ट फ्रेगमेंट है, और या तो फिर फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये, ठीक है। गेटिंग माय नाउ नेक्स्ट जो है सिक्योरिटी ऑफ IPv4 डेटाग्राम्स, ठीक है ना। अभी देखो सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं इसके अंदर, IPv4 के अंदर, पैकेट के अंदर। क्योंकि जब IPv4 जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, तब ये लोग भरोसा करते थे कि भाई कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, है ना, सब एक दूसरे भरोसा करते थे, जैसे पहले जमाने में लोग दूसरे को भरोसा करते थे, है ना। तो वैसा यहाँ पर भी क्या है कि लोग मतलब ट्रस्ट करते थे कि भाई ये कौन भाई देखेगा, मतलब अभी तो देखते हैं हम कितने फ्रॉड हो रहे हैं, है ना, ऑनलाइन फ्रॉड्स। पहले अगर किसी को बैंक लूटना होती ना, तो क्या करना पड़ता, भाई गन मशीन लेके, मतलब एक बंदूक लेके जाओ, हथियार लेके जाओ, 10-12 लोग को ले जाओ, मास्क पहन के जाओ। अभी इसकी जरूरत नहीं है ना। अभी घर में बैठ के, अपनी ऑफिस में बैठ के लोग जो है ऐसे मतलब बुरे काम कर सकते हैं, है ना। कितने सारे आए दिन फ्रॉड होते रहते हैं, एक क्लिक के अंदर लोगों का पैसा पूरा खत्म कर दिया, है ना। तो वैसे फ्रॉड्स हो रहे हैं आज, मतलब एडवांस हो गया, तो चोर लोग भी एडवांस हो गए हैं, है ना। तो ये टाइप्स ऑफ अटैक में क्या है, सबसे पहले पैकेट स्निफिंग। पैकेट स्निफिंग में क्या होगा, ये पैसिव अटैक है, पैसिव अटैक। इसके अंदर क्या करेगा अटैकर जो है ना, ये देखेगा कि पैकेट के अंदर कंटेंट, जैसे हमने मान लो ये पैकेट है ना, तो ये जैसे मान लो हमारे पास एक होस्ट है, ये ठीक है ना, ये हमारे पास एक होस्ट है, सपोज ये एलिस है, यहाँ पर एलिस, ठीक है, और यहाँ पर ये राउटर के थ्रू डेटा भेज रही है, वो ये बॉब से कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अटैकर है, सपोज ईव अटैकर है, ईव, ठीक है ना। तो एलिस ने जो पैकेट सेंड किया, ये जब राउटर पे आया, तो राउटर पे क्या किया, ईव ने जो इसको ट्रैक किया, या वो पैकेट स्निफर एक ऐसे आते हैं, पैकेट स्निफर्स, ठीक है ना, जिससे वो पैकेट को देख सकती है कि पैकेट क्या के कंटेंट्स को पढ़ सकती है वो, ठीक है ना, वो कर सकती है पैकेट स्निफिंग। दूसरा क्या है, पैकेट मॉडिफिकेशन। पैकेट मॉडिफिकेशन में क्या होगा, एलिस ने कोई डेटा भेजा, ईव ने उसे कैप्चर कर लिया और उसको चेंज करके बॉब को भेजा। समझे मेरी बात, क्या फर्क है, दोनों में फर्क समझे ना। पहले वाले में क्या है, ईव ने खाली देखा, सिर्फ डेटा देखा क्या है, उसने कुछ एक्शन नहीं ली। दूसरे में क्या कि ईव ने जो पैकेट कैप्चर कर लिए, और कैप्चर करने के बाद डेटा को चेंज करके बॉब को भेजी, और बॉब को लगा ये एलिस ने भेजा है। तीसरा जो अटैक है वो आईपी स्पूफिंग है। आईपी स्पूफिंग मतलब ये है कि ईव जो है अपने आप को एलिस बता रही है, और ये बॉब से कम्युनिकेट कर रही है। बॉब को लग रहा है मैं एलिस से बात कर रहा हूं, मगर वो कोई अटैकर से बात कर रहा है, उसको पता नहीं चलेगा। तो ये 3 टाइप के अटैक्स जो है कॉमन अटैक्स हैं, और भी बहुत सारे अटैक्स हैं, मगर यहाँ पर हम ये 3 टाइप के देखेंगे। इससे बचने के लिए एक और प्रोटोकॉल को ऐड किया गया, आईपी सिक्योरिटी ऐड किया, आईपी सेक जिसको बोलते हैं, आईपी सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो आईपी सिक्योरिटी के अंदर क्या होगा, सबसे पहले हमको एल्गोरिथम्स देखने पड़ेंगे। आप जब टीवाई में आप देखोगे तो यू विल सी इन योर टीवाई क्लास यू विल सी देयर आर वेरियस एल्गोरिथम्स, ठीक है ना, जो सिक्योरिटी के लिए यूज की जाती हैं, और उसके लिए की यूज की जाती है सिक्योरिटी के लिए। देन एनक्रिप्शन किया जाता है। एनक्रिप्शन करने से क्या होगा कि डेटा जो है अनरीडेबल फॉर्मेट में आ जाएगा, है ना। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एप्पल, ये आप पढ़ सकते हो एप्पल लिखा हूं, है ना, ये समझ पढ़ के समझ जाएंगे भाई क्या लिखा है। मगर मैं ये लिखूं, ये क्या लिखा है, समझ में आ रहा है आपको, है ना। हमको मालूम ही नहीं क्या लिखा है, ये तो ऐसा कोई वर्ड हमने देखा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मैंने ये एनक्रिप्ट करके ये डेटा दिया हूं, तो ये कोई पढ़ेगा तो समझ नहीं पाएगा, है ना। समझ में मेरी बात, इसको बोलते हैं एनक्रिप्शन, ठीक है। दूसरा यस है सर। दूसरा डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी के अंदर क्या है, हम नहीं चाहते कि कोई हमारा डेटा को करप्ट करे हुए। तो डेटा इंटीग्रिटी इस बात को इंश्योर करती है कि कोई भी चेंज हमारे डेटा को नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो मैंने आज कोई ऑर्डर दिया, भाई मुझे जो है 5 एलईडी बल्ब का मैंने ऑर्डर दिया, अब 5 की जगह 10 आ गया, तो क्या हुआ, किसी ने कुछ चेंज कर दिया डेटा के अंदर, है ना। एलईडी बल्ब नहीं आ गया, कुछ और मेरे घर पे आ गया, एलईडी ट्यूबलाइट्स आ गया, या कुछ और आ गया मेरे घर पे, तो किसी ने कुछ गड़बड़ी किया है बीच में। तो हम नहीं चाहते कि कोई जो डेटा को चेंज करे। तो डेटा इंटीग्रिटी इस बात को इंश्योर करती है कि कोई डेटा को चेंज नहीं करेगा। और इसके अलावा ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि हमको इस बात का इत्मीनान रहेगा, जैसे यहाँ पर है ना, एलिस जो है बॉब से कम्युनिकेट कर रही है, तो बॉब को पता है कि यहाँ मैं एलिस से बात कर रहा हूं, उसको पता है दूसरा कोई नहीं है। तो एक मैकेनिज्म यूज हुआ जिसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, ठीक है ना। जैसे अगर हम कोई लॉगिन करते हैं ना, तो लॉगिन में हमारे पास लॉगिन आईडी रहता है, पासवर्ड रहता है, तो ये ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है। किसी किसी के पास स्मार्ट कार्ड्स होते हैं, तो स्मार्ट कार्ड्स वो हमारे लिए ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे हम ये इसके अंदर, ठीक है, इसको सिक्योर करने के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे वो है आईसीएमपी प्रोटोकॉल, आईसीएमपी वर्जन 4,
तो आईसीएमपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है, आईसीएमपी। अब देखो ये भी नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, ये भी नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। तो IPv4 में हमने देखा उसके दो ड्रॉबैक्स, मतलब दो डेफिशिएंसी, उसकी दो दो कमी थी। सबसे पहली कमी ये थी IPv4 के अंदर कि इसमें कोई एरर रिपोर्ट, मतलब कोई अगर एरर होगा तो पता नहीं चलेगा एरर हुआ है कि नहीं हुआ, कोई एरर रिपोर्ट नहीं होगा, है ना। जैसे मैं आपको बताया ना कि अगर मान लो हमारे पास ये होस्ट ए है और ये होस्ट बी है, इसने कोई पैकेट सेंड किया, ठीक है, ये पैकेट इसको मिला, अब इसको पता चला कि एरर है, मगर ये एरर रिपोर्ट नहीं करेगा, मतलब एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास IPv4 के अंदर, ना एरर करेक्टिंग मैकेनिज्म है। तो कोई अगर एरर होगा तो IPv4 के अंदर एरर फाइंड करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। दूसरा जो है कभी कभी क्या होगा, कोई होस्ट है ना, उसको कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक होस्ट ए है, यहाँ पर बी है। अब ये ए को ये पता करना है कि क्या मेरा पैकेट यहाँ तक जा रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या ये क्या इज दिस होस्ट रीचेबल। ये जानना चाहता है क्या मैं अगर पैकेट सेंड करूंगा तो बी तक पहुंचेगा, तो इज बी रीचेबल टू मी, या बी देखना चाहता है क्या ए इज रीचेबल टू मी, तो ये मालूम नहीं पड़ेगा उसको। तो IPv4 प्रोटोकॉल यूज करके पता नहीं कर पाएगा कि भाई ये रीचेबल है कि नहीं रीचेबल है। तो ये सब इंक्वायरीज जो है हम नहीं कर सकते, और ये सब चीजें हम IPv4 के अंदर नहीं कर सकते। तो इसको ओवरकम करने के लिए ICMP की जरूरत पड़ रही है हमें, ठीक है ना। तो ये ICMP हम देखेंगे। अब देखो ICMP क्या है, ये नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। इसमें दो टाइप के मैसेज सेंड शेयर किए जाते हैं, ठीक है ना, या भेजे जाते हैं। सबसे पहला एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस, ठीक है ना, दो टाइप के मैसेज है, ध्यान से सुनो। आईसीएमपी के अंदर दो टाइप के मैसेजेस होते हैं, एक होते हैं एरर रिपोर्टिंग मैसेज, दूसरे होते हैं क्वेरी मैसेजेस, ये दो टाइप के मैसेजेस होते हैं। अब एरर रिपोर्टिंग मैसेज क्या है, द एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस रिपोर्ट प्रॉब्लम्स दैट अ राउटर और अ होस्ट में एनकाउंटर व्हेन इट पोजेसेस एन आईपी पैकेट, ठीक है ना। यानी क्या है, अगर मान लो ये राउटर के पास या ये होस्ट के पास कोई पैकेट आया किसी के पास से, तो यहाँ पे कुछ एरर दिखा उसे, तो ये रिपोर्ट किया जाएगा, जिसने भेजा उसको रिपोर्ट किया जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर है ना, मैं आपको अक्सर ये बताता हूँ, यहाँ पर हमारा होस्ट ए है, ये राउटर यहाँ पर है, ये दूसरा राउटर यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे राउटर है, और यहाँ पर हमारा फाइनल डेस्टिनेशन बी है, ठीक है। तो ए ने कोई पैकेट भेजा, तो यहाँ पे कुछ एरर हुआ, तो ये क्या करेगा, ये इसको एरर भेजेगा, भाई ये एरर हुआ है जो भी है। या हो सकता है कि बी के पास जो एरर हुआ तो बी इसको भेजेगा, ये एरर रिपोर्ट करेगा उसको, ठीक है। तो ये है एरर मैसेज, ठीक है। तो एरर मैसेज इज ऑलवेज सेंड टू द सोर्स, नॉट टू द डेस्टिनेशन। देन सेकेंड इज क्वेरी मैसेज। तो क्वेरी मैसेज क्या है, इट हेल्प्स a host or a network manager to get specific information from a router or another host। तो क्वेरी मैसेज कैसा है, भाई हमने किसको हाय हाय कैसा है बोलेगा, हाँ अच्छा हो, तो मतलब हमने कैसा कम्युनिकेशन। तो ये जो क्वेरी मैसेज है ना, ये टू वे मैसेज है, टू वे होता है, मतलब ठीक है ना। ये सेंड करेगा और वहां से रिप्लाई आएगा। जैसे आपको याद है हमने प्रैक्टिकल में किए थे पिंग, है ना, पिंग करते हैं। तो पिंग मैसेज क्यों यूज करते हैं, ये देखने के लिए कि वो होस्ट रीचेबल है कि नहीं रीचेबल है, इसके लिए पिंग मैसेज यूज करते हैं। तो पिंग में क्या होगा, ये पिंग सेंड करेगा और ये रिप्लाई सेंड करेगा, ठीक है ना। तो वैसे क्वेरी मैसेजेस जो है ये भी हम आईसीएमपी प्रोटोकॉल के अंदर होते हैं, ठीक है। नाउ सी दिस आर सम ऑफ द एरर रिपोर्टिंग मैसेज। क्या क्या टाइप के एरर रिपोर्टिंग मैसेज होते हैं। सबसे पहला डेस्टिनेशन अनरीचेबल, ठीक है ना। तो बहुत सारे रीजंस होंगे जिससे डेस्टिनेशन अनरीचेबल है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको इसके पहले बताया ना कि हर पैकेट के साथ एक टाइम टू लिव होता है, टाइम टू लिव वैल्यू, है ना, टाइम टू लिव उसकी वैल्यू रहेगी। अगर मान लो 10 हमने सेट किया है 10, तो क्या होगा, 10 हॉपिंग हुए मगर पैकेट पहुंचा नहीं। तो अगर मान लो ये राउटर पर पहुंच के वो टीटीएल की वैल्यू 0 हो गई, ये राउटर पैकेट को ड्रॉप कर देगा और सोर्स को मैसेज देगा, भाई ये पैकेट नहीं पहुंच सकता अभी आगे, ठीक है ना। तो यह हो सकता है कि जिस होस्ट को हम भेजना चाहते हैं मैसेज, वो होस्ट ही डाउन हो, और वो सर्वर ही डाउन हो, तो हमें बता उसको, मतलब सोर्स को मालूम बताना पड़ेगा भाई वो अनरीचेबल है, तो फाइनल डेस्टिनेशन इज अनरीचेबल, ये मैसेज है। दूसरा जो है सोर्स क्वेंच मैसेज। सोर्स क्वेंच मैसेज का मतलब ये है, कभी कभी क्या होगा, कोई ट्रैफिक हो जाएगा बहुत, है ना, ये पर्टिकुलर मान लो राउटर में बहुत ट्रैफिक होना शुरू हो गया है ना, तो ये पैकेट ड्रॉप करना शुरू करेगा। तो क्या करेगा, ये एक सोर्स क्वेंच मैसेज सेंड करेगा सोर्स को कि भाई अभी यहाँ पे ट्रैफिक हो रहा है और पैकेट ड्रॉप कर रहा हूं, तो तुम स्लो हो जाओ, ठीक है ना। ये राउटर जो है ना, एक मैसेज जो है सोर्स जहां से पैकेट्स आ रहे हैं उसको भेजेगा कि भाई अभी यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा कंजेशन हो रहा है ना,
तो कंजेशन और को अभी तुम कम करना है तो तुम अपना जो स्पीड को स्लो कर दो, ठीक है ना। तो ये सोर्स क्वेंस मैसेज है। देन वी हैव रीडायरेक्शन मैसेज। रीडायरेक्शन मैसेज में क्या होता है कि सपोज ये एक एग्जांपल, मतलब ये ऐसा बताता हूं मैं। तो सपोज ये होस्ट है, ठीक है, ये अगर सपोज इससे भी कनेक्टेड है सपोज, ठीक है, ये सपोज ऐसा कनेक्टेड है। हाँ, सपोज एक पैकेट जो है ना, ये ए है, सपोज ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो अगर सपोज ए के पास कोई ये ए ना, ए राउटर के पास कोई कोई पैकेट आया, ठीक है ना, तो वो पैकेट को उसको सी को भेजना है। तो ए ने क्या किया, बी को भेजा, और फिर बी ने सी को भेजा। तो ये बी जो है ना ए को मैसेज देगा, भेज देगा मैसेज को, सी को भेज देगा, उसको बोलेगा तेरे पास ऑल्टरनेट पाथ भी है कि तू वहां से भेज, तो तेरे को शॉर्टकट पड़ेगा, मेरे जहां से जाने की जरूरत नहीं तुझे, मतलब ऐसा कुछ है ना, रीडायरेक्शन मैसेज जिसको बोलते हैं। तो क्या होगा कि कभी कभी जो है वो जो डेटा जा रहा है किसी राउटर पे जा रहा है, मगर दूसरा एक पाथ अवेलेबल है जो आसानी वाला पाथ है, तो वो ये इसको बोलते हैं रीडायरेक्शन मैसेज। वो भेज तो जाएगा, मगर उसको एक मैसेज देगा कि भाई ये पाथ जो है तुम अगली बार जो यहाँ से मत भेजना, अगली बार यहाँ से भेजना, ठीक है ना, ये रीडायरेक्शन मैसेज, ठीक है। और चौथा जो है पैरामीटर प्रॉब्लम। पैरामीटर प्रॉब्लम में क्या होगा, कुछ जैसे पैरामीटर्स में कोई चीज सही से स्पेसिफाई नहीं हुई है, ठीक है ना, ये इतनी बिट्स का होना चाहिए था। अब जैसे मान लो हम जो बोलते हैं कि भाई ये बिट सेट होना चाहिए, ये रीसेट, ये सेट, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि ये होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था इसका फॉर्मेट। तो पैरामीटर प्रॉब्लम है ना, ये पैरामीटर प्रॉब्लम मतलब जो बिट्स, मतलब जो भी डेटा था उसके अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसी है, डेटा के अंदर डिस्क्रिपेंसी है ना। जैसे हम लोग बोलेंगे भाई भाई इसको बुखार, कितना बुखार है, 200 बुखार है, 200 डिग्री, 200 डिग्री बुखार थोड़ी हो सकता है, ये तो डिस्क्रिपेंसी है ना। 200 डिग्री नहीं हो सकता भाई, 100 डिग्री होगा, 101, 102 होगा, 200 डिग्री बुखार नहीं हो सकता। तो ये एरर है भाई, तुम फेंक दो इसको, मतलब ये मतलब उस थर्मामीटर को जो ऐसी डिस्क्रिपेंसी दे रहा है। तो वैसी यहाँ पर हमारे पास कुछ पैरामीटर प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। देन इसके अलावा हमारे पास क्वेरी मैसेजेस है ना, ये तो हो गए एरर रिपोर्टिंग मैसेज। वी ऑल्सो हैव क्वेरी मैसेजेस जिसमें इको आता है और टाइम स्टैम्प आता है। इको मैसेज जो है ना, ये क्वेरी मैसेज क्या है, जैसे यहाँ पर एक होस्ट हमारे पास ए है, ये एक मैसेज जो है बी को सेंड करेगा और बी उसका रिप्लाई देगा, इको करेगा। मतलब क्या है कि ये देखना चाहता है ए, क्या मैं बी को रीच कर सकता हूँ, इज बी रीचेबल टू मी और नॉट। इसके अलावा टाइम स्टैम्प है। टाइम स्टैम्प जो है ना, ये टाइम ये कैलकुलेट करने के लिए कि ये पैकेट यहाँ से यहाँ पे जाके यहाँ से वापस आएगा तो कितना वक्त लगा उसे, है ना। जैसे मान लो इसने सेकंड ये सेंड किया, तो जाके आने 5 मिली सेकेंड लगा, तो ये समझ जाएगा 5 मिली सेकेंड मुझे टाइम लगता है डेटा जाने को, जाकर आने को, रिप्लाई आने को। तो ये टाइम स्टैम्प जो है कितनी देर लगेगी मैसेज पास होने को, ये इसके लिए काम आता है ये। अब देखो और भी कुछ रूल है यहाँ पर, आईसीएमपी के कुछ रूल्स हैं, ठीक है ना। सबसे पहला रूल ये है कि नो आईसीएमपी एरर मैसेज विल बी जनरेटेड इन रिस्पॉन्स टू अ डेटाग्राम कैरिंग एन आईसीएमपी एरर मैसेज, ठीक है ना। यानी क्या है कि अगर कुछ एरर हुआ तो वो एरर की वजह से एरर मैसेज जनरेट होगा। अगर वो एरर मैसेज में अगर एरर आया तो उसका कोई एरर मैसेज नहीं सेंड किया जाएगा। समझे मेरी बात क्या है। जैसे बोलते ना, गलती किया तो सॉरी यस बोला, सर। गलती भी तो सॉरी बोला, अब वो सॉरी भी ऐसी कि उसके लिए भी सॉरी बोलना पड़ेगा, मतलब होता है ना। तो माफी मांग रहे तो माफी भी ऐसी मांग रहे हैं, माफी की भी माफी मांगनी पड़ रही है, तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो आईसीएमपी जो है ना, एरर मैसेज, अगर एरर मैसेज में कोई एरर हुआ तो उसका कोई एरर मैसेज नहीं भेजा जाएगा। देन नो आईसीएमपी एरर मैसेज विल बी जनरेटेड फॉर अ फ्रैगमेंटेड डेटाग्राम, है ना। अभी जैसे इसके पहले हमने स्टडी किया, एक डेटाग्राम था, उसको फ्रैगमेंट करना पड़ा, है ना। तो वो फ्रैगमेंट्स के लिए, हर फ्रैगमेंट के लिए एरर मैसेज नहीं रहेगा, सिर्फ फर्स्ट फ्रैगमेंट के लिए एरर मैसेज जनरेट किया जाएगा, बाकी सब के लिए जनरेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरा, नो आईसीएमपी मैसेज विल बी जनरेटेड फॉर डेटाग्राम हैविंग मल्टीकास्ट एड्रेस, है ना। यूनिकास्ट के लिए होगा एरर मैसेज, मल्टीकास्ट के लिए कोई एरर मैसेज जनरेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। देन द लास्ट पॉइंट, नो आईसीएमपी मैसेज एरर मैसेज विल बी जनरेटेड फॉर डेटाग्राम हैविंग स्पेशल एड्रेस सच एज 127.0.0.0 या 0.0.0.0। ये अगर एड्रेस रहेगा, स्पेशल एड्रेस रहेगा कोई भी, तो उसके लिए कोई आईसीएमपी एरर मैसेज जनरेट नहीं किया जाएगा। तो दिस आर द रूल्स फॉर आईसीएमपी एरर मैसेजेस, ओके।
नेक्स्ट इज मोबाइल आईपी, ये लास्ट टॉपिक हम देखेंगे, अगर देखेंगे वक्त तो पूरा कर लेंगे। तो मोबाइल आईपी हम देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबाइल आईपी। नाउ ये जो आईपी प्रोटोकॉल जो बना है ना, वो स्टेशनरी होस्ट के लिए बना। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि भाई जो होस्ट है वो स्टेशनरी है, वो यहाँ वहाँ नहीं घूम रहा है। मगर अभी आज हम देखते हैं ना कि हमारे पास बहुत सारे वायरलेस कम्युनिकेशन यूज करते हैं, तो वो होस्ट जो है अगर एक डेस्टिनेशन दूसरे डेस्टिनेशन पे जा रहा है, तो फिर क्या, तो वो तो मसले खड़े हो जाएंगे कि भाई इसका भी आईपी एड्रेस क्या रहेगा। क्योंकि जब तक उसके पास आईपी एड्रेस है तो ही वो कम्युनिकेट कर पाएगा, नहीं है तो फिर क्या करेंगे, उसका एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो क्या करेंगे, तो देखो हमारे पास दो टाइप के होस्ट है। एक तो स्टेशनरी होस्ट है ना, जो मतलब मूव नहीं करता, और एक हमारे पास मोबाइल होस्ट है जो कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में मूव करने वाला है, मतलब मूव कर सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि आईपी एड्रेसेस है ना, दे वर डिजाइन टू वर्क विद स्टेशनरी होस्ट, है ना। तो क्योंकि कोई होस्ट का एड्रेस नहीं होता, वो कनेक्शन का एड्रेस होता है। अभी जैसे मान लो इफ आई एम सिटिंग इन महाराष्ट्र कॉलेज, तो भाई कहाँ है महाराष्ट्र कॉलेज, तो मैं अगर मैं अपने घर पे आ जाऊंगा तो बोलूंगा महाराष्ट्र कॉलेज मेरे साथ आ गया। वो कॉलेज तो कॉलेज ही है ना, वो तो अपनी जगह पे रहेगा, मैं अपने घर पे आ गया हूँ, है ना। तो होस्ट मूव हो रहा है मगर उसका आईपी, वो आईपी एड्रेस उसके साथ मूव नहीं होगा, ठीक है। तो ये बोलने का मतलब है कि होस्ट जो है उसका एड्रेस हमें उसका चेंज हो जाएगा अगर वो अपने नेटवर्क से हट जाएगा तो, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या, द मेन प्रॉब्लम मस्ट बी सॉल्व इन प्रोवाइडिंग मोबाइल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे मसला यहाँ पर क्या है कि अगर वो होस्ट मोबाइल है तो कैसे उसको एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। अब इसके दो सॉल्यूशंस हैं। बाय चेंजिंग द एड्रेस, बाय चेंजिंग द एड्रेस मतलब ये है कि जैसे ही वो मोबाइल होस्ट किसी दूसरे नेटवर्क में जाता है उसको नया एड्रेस दे दो, ठीक है ना। वहां से दूसरी जगह जाएगा उसको नया एड्रेस दे दो। मगर ये सॉल्यूशन अच्छा नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं है, अब मुझे कैसे पता चलेगा उसको कौन सा एड्रेस दूं। जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज आप अपनी सिटी बॉम्बे में, हम हमारे पास, हम बॉम्बे में हमारे पास एक मोबाइल नंबर है, ठीक है ना, उससे हम लोग लोग हमको कम्युनिकेट करते हैं। नाउ सपोज इफ यू गो टू दिल्ली, आप दिल्ली चले गए, ठीक है। तो अगर आपको नया नंबर मिल जाएगा दिल्ली में जाके, भाई मुंबई का नंबर नहीं चलेगा आपको, वो भी दिल्ली का नंबर लेना पड़ेगा। तो आपको तो पता है कि आपका नंबर, ये आप दूसरे जो जो आपको कांटेक्ट करना चाहते वो कैसे कांटेक्ट करेंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि ये आपका नंबर चेंज हुआ और ये नया नंबर आपका, ये और आप दिल्ली चले गए, ये तो बड़ी मसले की बात है, कैसे करेंगे, है ना। अगर आप 10 जगह जाएंगे तो 10 जगह नए नए नंबर मिलेंगे, तो ये तो कोई सोल्यूशन अच्छा नहीं है ना। तो हमको कैसे पता चलेगा भाई, दूसरों को कैसे पता चलेगा हम बाहर निकले और हमारा नया नंबर ये है। अब एक आदमी मान लो ट्रैवलिंग कर रहा है, बॉम्बे से दिल्ली जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है। अब वो सूरत पहुंचेगा नया नंबर मिलेगा, रतलाम पहुंचेगा नया नंबर मिलेगा, कोटा पहुंचेगा नया, तो बार बार नया नया नंबर, तो फिर पागल हो जाएगा वो, मतलब किससे कैसे कम्युनिकेट करेंगे लोग उससे। तो ये सॉल्यूशन अच्छा नहीं है। तो दूसरा है कि हम दो एड्रेस यूज करेंगे, वी यूज टू एड्रेस स्कीम, ठीक है ना। अब देखो दो एड्रेस स्कीम में क्या होता है जो हम अभी स्टडी करने वाले हैं। अब जो भी मोबाइल होस्ट रहेगा उसके दो एड्रेस रहेंगे। एक उसका होम एड्रेस, ठीक है, एक उसका केयर ऑफ एड्रेस, ठीक है ना। दो एड्रेस रहेंगे मोबाइल आईपी के अंदर। जैसे मान लो ये होस्ट है, ये होस्ट एच अगर मैं बना दूं, तो एक तो उसका होम एड्रेस रहेगा, ठीक है, एक तो उसका होम एड्रेस रहेगा और दूसरा उसका केयर ऑफ एड्रेस रहेगा, ठीक है। वो जिस नए नेटवर्क में जाएगा तो उसको नया एक एड्रेस मिलेगा जिसको बोलेंगे केयर ऑफ एड्रेस, ठीक है। अब ये चीज को हमें मतलब इंप्लीमेंट करना है तो दो चीजें हम देखेंगे। एक तो हमारे पास एक होम एजेंट है, तो दो दो एजेंट यूज किए जाते हैं मोबाइल आईपी में। एक तो होम एजेंट है, दूसरा फॉरेन एजेंट है। होम एजेंट कौन सा है, होम एजेंट हमारा राउटर, यानी हमारा होम, ये जैसे मान लो यहाँ पर है ना, ये मोबाइल होस्ट का ओरिजिनल नेटवर्क है, ओरिजिनल होम है। तो ये जो है उसका जो राउटर कनेक्टेड है वो उसका होम एजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब वो दूसरी किसी जगह पे चला गया तो जिस नेटवर्क से वो जुड़ा है उसका जो राउटर है वो उसके लिए फॉरेन एजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो दो एजेंट हमारे पास है, एक तो होम एजेंट है, दूसरा फॉरेन एजेंट है, ठीक है। अब देखो ये कैसे वर्क करता है ना। अभी अगर मान लो वो जो होस्ट है ना, जो होस्ट अपने होम नेटवर्क को छोड़ के दूसरे नेटवर्क में चले जाएगा तो उसको नया एड्रेस कैसे मिलेगा और वो कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे देखो ये तीन फेज है, यहाँ पे तीन फेज, यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट फेज, ये अपर वाला फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज में क्या होगा, सपोज मोबाइल जो ये क्या बोलते हैं होस्ट है ना, वो अपने होम नेटवर्क में है ना। तो ये पार्ट देखो आपको दिखाएगा, ये पार्ट में देखो अगर अपने होम नेटवर्क में है तो उसका जो एड्रेस है वही एड्रेस रहेगा और ये इसके थ्रू कम्युनिकेट करता रहेगा, ठीक है ना। हाँ अगर मान लो ये जो होस्ट है ना, ये मोबाइल होस्ट अपने नेटवर्क से छोड़कर दूसरे नेटवर्क में चला गया है ना,
तो दूसरे नेटवर्क में चला जाएगा तो सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा कि फॉरेन एजेंट कौन है वहां पर, है ना, कौन सा एजेंट जो जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये जो है एक मैसेज भेजेगा, एजेंट सॉलिसिटेशन मैसेज भेजेगा और ये एडवर्टाइज करेगा। तो ये नेटवर्क जो है, ये जो होस्ट है वो इससे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये इसको बोलेगा ठीक है आई विल कम्युनिकेट थ्रू यू। फिर सेकेंड फेज स्टार्ट होगा। सेकेंड फेज में क्या होगा, ये जो मोबाइल होस्ट है ये अपने आप को रजिस्टर करेगा इस फॉरेन होस्ट के साथ, ठीक है ना। तो देखो ये रजिस्टर, ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा। अब क्योंकि फॉरेन एजेंट इस होस्ट को जानता नहीं है, मगर इसको पता है कि इसका होम एजेंट कौन है, तो क्या करेगा ये फॉरेन एजेंट इसके होम एजेंट से मतलब कम्युनिकेट करेगा और इसको वेरीफाई करेगा और ये रिप्लाई देगा ठीक है वेरीफाई कर लिया इसको मैंने। अब क्या करेगा, इसको रिप्लाई देगा ठीक है अब हम तुमको रजिस्टर कर लिए, और उसको एक नया एड्रेस दे देगा जिसको बोलेंगे केयर ऑफ एड्रेस, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मोबाइल होस्ट है इसके पास अभी दो एड्रेस रहेंगे, एक इसका होम एड्रेस, दूसरा केयर ऑफ एड्रेस जो कि उसको इस फॉरेन एजेंट ने दिया है, ठीक है। अब देखो इसके पास दो एड्रेस है तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है कि फॉरेन एजेंट जो है होम एजेंट को बता देगा कि तुम्हारा जो मोबाइल, तुम्हारा जो होस्ट तुम्हारे नेटवर्क का है ये अब मेरे नेटवर्क में आ गया है और इसका भी एड्रेस ये रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, डेटा ट्रांसफर कैसे होगा। नाउ दिस इज अ रिमोट होस्ट, ठीक है ना। तो ये डायग्राम में देखो क्या हो रहा है कि जब ये मोबाइल होस्ट अपने घर पे था, ये अब इसका खुद का नेटवर्क है, तो सपोज इसका नेटवर्क, इसका एड्रेस सपोज 10.0.0. सपोज 4 है, ठीक है ना। तो रिमोट होस्ट क्या कर रहा था, जब भी कोई पैकेट सेंड करना है तो ये भेज जाता और ये भेज के इसको मिल जाता था। अभी क्या हुआ है कि ये होस्ट अपने नेटवर्क से छोड़ के नए दूसरे नेटवर्क में आ गया है, फॉरेन नेटवर्क में आ गया है, ठीक है ना। अब फॉरेन नेटवर्क में इसका एड्रेस चेंज हो गया है, इसका एड्रेस सपोज हो गया है 40.0.0.6, ठीक है, ये इसका एड्रेस हो गया है, ठीक है ना। मगर रिमोट होस्ट को तो पता नहीं है, रिमोट होस्ट वही उसको पहले एड्रेस के कांटेक्ट करेगा, मगर ये होस्ट को पता है कि भाई ये जो मेरा जो होस्ट है ये जो है ना अभी कहाँ चला गया, दूसरे नेटवर्क में चला गया और उसका एड्रेस ये, तो क्या करेगा ये जो है ना एक टनल बनाएगा, टनल, और उसका सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस चेंज करके वो भेज देगा यहाँ पर और उसको मिल जाएगा ये। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे मान लो हम जिस घर में रहते हैं, है ना, हम जिस घर में रहते थे, ठीक है ना, वो घर हमने छोड़कर दूसरे कहीं पे चले गए और वहां बोल के गए भाई कोई भी हमारा कोई भी पार्सल आएगा तो हमको, हम वहां चले गए वहां पे हमको भेज देना। तो जो पार्सल आएगा उस घर पे उनको पता है कि हम कहाँ रहने गए तो वहां हमको भेज देंगे वो, ठीक है ना। अब वो सोर्स को पता है नहीं, इसको सोर्स को ये पता है कि भाई मुझे भेजना है, यहाँ पर भेजते रहेगा और वो लोग जो है उसको वहां पर फॉरेन नेटवर्क पे भेजते रहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से डेटा ट्रांसफर होगा। मगर एक बात है, ये तो डेटा ट्रांसफर क्या है, रिमोट होस्ट मतलब कोई बाहर वाला होस्ट उस होस्ट से कम्युनिकेट करेगा तब ऐसा होगा। नाउ सपोज अभी ये जो मोबाइल होस्ट है अगर इसको इससे कम्युनिकेट करना है तो ये तो डायरेक्टली इसका एड्रेस पता है, इसको डायरेक्टली भेज देगा। हाँ, जो पैकेट रिमोट होस्ट से आएगा ना वो वाया इसके होम नेटवर्क से आएगा और यहाँ से डायरेक्ट चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डेटा ट्रांसफर होता है। नाउ देयर आर सम इनएफिशिएंसीज, कुछ इनएफिशिएंसीज को हमें डील करना यहाँ पे होती है इनएफिशिएंसीज। नाउ सी व्हाट इज द इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी क्या होगी, यहाँ पे ध्यान से सुनो। ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम में क्या हो रहा है, ये मोबाइल होस्ट, ठीक है ना, और यहाँ पे रिमोट होस्ट, दोनों के दोनों सेम नेटवर्क में है, मगर ना मोबाइल होस्ट को इसकी खबर है ना रिमोट होस्ट को इसकी खबर है। तो रिमोट होस्ट क्या कर रहा है, वो जो पैकेट मोबाइल होस्ट को भेजना है वो उसके घर के राउटर पे भेज रहा है, ठीक, मतलब उसके जो होम एड्रेस से भेज रहा है और होम एड्रेस से फिर से उसके नेटवर्क में आ रहा है ना। यानी इसकी मिसाल कैसी है, जैसे आपको एग्जांपल दूं, हमारा कोई दोस्त जो है अमेरिका में रहता है, ठीक है ना, हमने उसको एक अच्छा गिफ्ट पैक बना के दिया है और वो हमने कोरियर के थ्रू उसको अमेरिका भेज दिया, उसको मिल गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद वो हमारे हमारे पड़ोस में एक होटल वहां पे रहने के लिए आया, हमको इसकी खबर नहीं है, हमारे पड़ोस में होटल में रहने के लिए हमको खबर नहीं है, हमने नया गिफ्ट पैक भेजा उसके लिए। अब वो क्या हुआ, वो पैकेट जाएगा अमेरिका, अमेरिका से घूम के फिर से होटल के पास आएगा, भाई वो तो यहाँ पे रहता है। हालांकि क्या होना चाहिए था, ये हमारा घर है और ये होटल है, ये बाजू में जा सकता था, मगर ये जा रहा है अमेरिका, फिर वहां से घूम के फिर यहाँ पर आ रहा है। तो ये चीज यहाँ पर भी हो रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, यहाँ पे क्या हो रहा है ना? यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो मोबाइल होस्ट है वो उसी नेटवर्क में आ गया जिसमें रिमोट होस्ट खुद है ना। तो हालांकि ये आसानी थी कि भाई यहाँ से यहाँ चला जाता सेम नेटवर्क में, मगर क्योंकि ये रिमोट होस्ट को पता नहीं है कि ये मेरे बाजू में ही आ गया है, मतलब ये मेरे नेटवर्क में कनेक्ट हो गया है, तो ये क्या करेगा, पैकेट भेजेगा इसके 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 होम नेटवर्क को भेजेगा, होम नेटवर्क भी घूम के इसके यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो ये था एक गली दूर
है ना, और वो मतलब पूरी दुनिया में घूम के फिर यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें इनएफिशिएंसी क्या है कि ये पैकेट इतना लंबा ट्रैवल करके फिर से यहाँ पे आ रहा है, हालांकि बाजू में हो सकता था वो। और एक है दूसरा इनएफिशिएंसी, ट्रायंगल राउटिंग। सी व्हाट इज ट्रायंगल राउटिंग? ये रिमोट होस्ट है और ये हमारा मोबाइल होस्ट है। तो रिमोट होस्ट ने क्या किया, ये भेजा, यहाँ पे पैकेट भेजा, अब भेज के यहाँ से आके यहाँ पर आया। हालांकि शॉर्टकट यहाँ पे था इसके साथ कि डायरेक्टली यहाँ से भेज सकता था, मगर इसको पूरा ट्रायंगल ऐसा जाके, ये डेटा भी यहाँ जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ से डेटा ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं मोबाइल आईपी के अंदर। ओके, खैर इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी क्या है कि ये राउट करके इसको भेज सकता है, भाई इसका केयर ऑफ एड्रेस, नया केयर ऑफ एड्रेस ये है, तो ये डायरेक्टली भेज सकता है। सेम में यहाँ पर भी हम कर सकते थे कि जब भी ये पैकेट जब रीराउट ये जो भेज रहा है ना, तो ये राउटर इस होस्ट को बोल सकता है कि भाई ये इसका केयर ऑफ एड्रेस ये है, तो डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता है वो। खैर दिस वाज रिगार्डिंग द मोबाइल आईपी। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं स्टॉप करता हूँ।